नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी हमें ले चलेगी दक्षिण भारत के घने रहस्यमय जंगलों में, जहां सूखी नदी की रेत पर भोर की झूठी रोशनी में एक अकेला शिकारी टकराता है एक ऐसे वनवासी से जो बाहर से निर्धन, साधारण और लगभग नग्न है, पर भीतर से जंगल का सबसे बड़ा ज्ञाता और सबसे सच्चा मित्र। यह केवल शिकार की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है दोस्ती की, भूख की, जंगल के नियमों की और एक ऐसे व्यक्ति की जिसने केनेथ एंडरसन जी को जंगल का असली चेहरा दिखाया। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले, अगर आपको जंगल की रहस्यमय, खतरनाक और रोमांचक कहानियां पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही असली जंगल की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं मुथुरमलाई की पहाड़ियों की ओर और सुनते हैं केनेथ एंडरसन जी की जबरदस्त कहानी बायरा द पुजारी। भाग दूसरा। जहां पहला भाग खत्म हुआ था, चलिए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। उन पुराने दिनों में पेंसिलिन का कोई नामो निशान नहीं था और बायरा ने अस्पताल में जो पहला हफ्ता बिताया, जब वह जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा था और एंडरसन जी उसके साथ थे, वह बहुत चिंताजनक समय था। लेकिन उसके मजबूत शरीर ने उसका साथ दिया और पहले कुछ दिनों के बाद डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह से खतरे से बाहर घोषित कर दिया। एंडरसन जी पेन्नाग्राम लौट आए, जहां बायरा की पत्नी और बच्चे आए हुए थे और बेसब्री से खबर का इंतजार कर रहे थे। एंडरसन जी ने उन्हें कुछ आर्थिक सहायता दी। एंडरसन जी को एक आश्चर्य भी हुआ जब एंडरसन जी को उस पैंथर की कीड़े लगी खाल सौंपी गई, ना जिसे एंडरसन जी बाद की घटनाओं के उत्साह और दबाव में पूरी तरह से भूल गए थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि एक शव पर गिद्धों को देखकर ताइवाड़ी के मवेशी बाड़े के कुछ चरवाहे आकर्षित हुए थे, जिन्होंने भालू के साथ हुई घटना स्थल से 200 गज के भीतर जानवर का शव पाया था। बताया गया कि वह एक विशाल नमूना था, लेकिन जैसा कि एंडरसन जी ने कहा, खाल कीड़े लगी हुई थी और उसे संरक्षित करना संभव नहीं था। सलेम लौटते समय एंडरसन जी ने बायरा के इलाज, खर्चों और मुथुर में उसके पैतृक स्थानों पर अंतिम वापसी के लिए पर्याप्त धन छोड़ दिया था। लेकिन क्षतिग्रस्त मांसपेशी के सिकुड़ने के कारण उसके दाहिने पैर में एक हल्का स्थायी लंगड़ापन रह जाने और घटना की याद दिलाने वाले कई स्थायी निशानों के साथ उसे अपने परिवार के पास वापस जाने में 2 महीने से अधिक समय लग गया। एंडरसन जी की राइफल को एक नए बट की जरूरत थी और आज भी उसके मुंह से 6 इंच की दूरी पर मादा भालू के दांतों के निशान मौजूद हैं। इस तरह उस साहसिक यात्रा का अंत हुआ जिसने बायरा और एंडरसन जी के बीच एक तरह से रक्त भाईचारा स्थापित किया, जो उसके द्वारा किए गए प्रसन्नतापूर्ण बलिदान और इससे बड़ा प्रेम किसी के पास नहीं हो सकता कि वह किसी दूसरे के लिए अपना प्राण न्योछावर कर दे, शब्दों की लगभग शाब्दिक पूर्ति पर आधारित था। इस घटना के कई वर्षों बाद एंडरसन जी को अगली कहानी, मुंडा चिपल्लम के आदमखोर बाघ की कहानी, लिखने का अवसर आया। मुंडाची पल्लम, या इसका शाब्दिक तमिल अनुवाद मुंडाची की खोखली नदी, वास्तव में घाट खंड के आधार के किनारे बहने वाली एक छोटी सी धारा है जो पेन्नाग्राम गांव और उसके आसपास के 2000 फुट ऊंचे पठार के बीच में स्थित है। कावेरी नदी का तल समुद्र तल से लगभग 700 फीट ऊपर यह धारा घाट रोड को पार करती है, जो नीचे की ओर तीव्र ढलान पर स्थित है। पेन्नाग्राम से कावेरी नदी तक सड़क के गंतव्य से लगभग 4 मील की दूरी पर एक बिंदु है जहां मछली पकड़ने का स्थान है। होगेनैकल के प्रसिद्ध जलप्रपातों के ऊपर स्थित उतैमलाई नामक एक छोटा सा गांव। वन विभाग ने मुंडा चिपलम नदी के किनारे, सड़क के किनारे एक कुआं बनवाया है ताकि मवेशियों, विशेष रूप से भैंसों और बैलों को पानी पिलाने में सुविधा हो, जो लकड़ी और बांस से लदे भारी डिब्बे खींचते हैं, इससे पहले कि वे पेन्नाग्राम तक शेष 6 मील की खड़ी चढ़ाई शुरू करें। यह छोटा सा कुआं, जो घने जंगल से घिरा हुआ है, सिवाय सड़क की संकरी पट्टी और मुंडा चिपलम की छोटी चौड़ाई के, जो समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं, वह स्थान है जहां एंडरसन जी की कहानी शुरू होती है और अजीब बात है, समाप्त भी होती है।
हालांकि कई मौतों के बाद और एंडरसन जी के शिकारी रंगा के बाल बाल बचने के बाद। सुबह के लगभग 7 बजे थे और उसकी बूंदें घास पर ऐसे झिलमिला रही थी मानो अनगिनत हीरे दूर तक बिखरे हों, जैसे वे आपस में मिल रही हों, चमक रही हो और नवोदित सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित कर रही हों, जो विशाल मुथी वृक्षों की पत्तीदार शाखाओं और जंगली कपास के पेड़ों के लंबे सीधे तनों से छनकर आ रही थी, जो मुंडा चिपल्लम के उथले किनारों पर स्थित थे। एक पुरुष और 2 स्त्रियां कावेरी नदी में रात भर पकड़ी गई मछलियों से भरी गोल बाहों को लिए हुए कुएं के पास पहुंचे और अपना भारी बोझ कुएं के चारों ओर बनी नीची दीवार पर रख दिया। पुरुष ने अपनी कमर के चारों ओर लिपटी एक पतली रस्सी खोली और उसका एक सिरा एक महिला द्वारा पकड़े गए पीतल के गोल लोटे के संकरे गले में डालकर उसे कुएं में डाल दिया, जहां से उसने तुरंत ठंडा ताजा पानी निकाला। गांव की सामान्य प्रथा के अनुसार जहां पुरुष स्त्री से पहले आता है, उसने पानी को धीरे धीरे चांदी जैसी धारा में पीना शुरू कर दिया। अपने होंठों को बर्तन के मुंह से छूने नहीं दिया, क्योंकि ऐसा करना अस्वच्छ माना जाता था। मछलियों को पेन्ना ग्राम के बाजार ले जाया जा रहा था और मंजिल तक की कठिन चढ़ाई से पहले यही आखिरी पानी का स्रोत था। जी भरकर पानी पीने के बाद उस आदमी ने लोटा कुएं में लौटा दिया और अपने साथ आई 2 युवतियों के लिए उसे 2 बार फिर से भर दिया। वे 20 वर्ष की थी और कमर के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं पहना था। उनकी सुंदर सांवली त्वचा पसीने से तरबतर थी, हालांकि सुबह की ठंडी साड़ियां उनके एक कंधे पर तिरछी पड़ी थी। उनकी सुबह सुहावनी रही, क्योंकि वे बड़ी नदी से 4 मील तक मछलियों का भारी बोझ ढोकर लाई थी। शराब पीने के बाद सभी लोग कुछ मिनटों के लिए बैठ गए। हर सदस्य ने एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला, जिसमें से कुछ पान के पत्ते, सुपारी के टूटे हुए टुकड़े और गाढ़ा चूने का पेस्ट निकाला गया। सुपारी के कुछ टुकड़ों को एक खुले पत्ते में रखा गया, जिस पर खूब सारा चूने का पेस्ट लगाया गया था और फिर उन्हें बड़े चाव से चबाया गया। कुछ ही मिनटों में सभी सदस्यों के मुंह से खून जैसा लाल लार निकलने लगा, जिसे उन्होंने बाद में चारों ओर थूक दिया। तभी कुएं के किनारे उगी झाड़ियों से सरसराहट और चटकने की आवाज सुनाई दी। ये आवाजें रुक रुक कर फिर से शुरू हो रही थी। इसके अलावा कोई और आवाज नहीं थी। तीनों ने आपस में इन आवाजों के कारण का अनुमान लगाया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह हिरण परिवार का कोई सदस्य था, जो शायद गोली लगने से या जंगली कुत्तों या किसी अन्य जानवर के हमले से घायल हो गया था और उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। आसानी से मांस मिलने की उम्मीद में और निस्संदेह दल की महिलाओं को प्रभावित करने के लिए वह आदमी उठा और हाथ में पत्थर लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। शोर कुछ देर के लिए थम गया और वह गड़बड़ी का कारण जानने के लिए और आगे बढ़ा। झाड़ियों के बीच उगे एक बबूल के पेड़ के पास से गुजरते हुए वह उस समय भयभीत हो गया जब वह लगभग 2 बाघों के सामने आ गया, जो संभवतः मैथुन कर रहे थे। वैसे तो बाघ एक ऐसा जानवर है जिसके साथ मनमानी की जा सकती है। एक बार जब एंडरसन जी मछली पकड़ने गए थे, तो अचानक एक बाघ उनके सामने से निकला, जो उनसे मुश्किल से 15 कदम दूर था। उस समय यह कहना मुश्किल था कि उन दोनों में से कौन ज्यादा डरा हुआ था। वह बाघ तो बस उसी रास्ते से भाग गया जिससे वह आया था, और हालांकि उस समय एंडरसन जी के पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी जिज्ञासा और स्वाभाविक उत्साह ने उन्हें उसका पीछा करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे ये पता लगा सकें कि कहीं उसने कोई शिकार तो नहीं किया है। लेकिन वह उनके सामने किसी गांव के आवारा कुत्ते की तरह भागता रहा, जब तक कि आखिरकार वह आसपास उगी झाड़ियों में खो नहीं गया। लेकिन बाघों के साथ कुछ ऐसे पल भी होते हैं जब वे भी निजता की मांग करते हैं, या शायद ये प्रजाति की मादा को प्रभावित करने की इच्छा रही हो, एक ऐसी इच्छा जो एंडरसन जी ने शांत स्वभाव के पुरुषों को भी बड़े आश्चर्यजनक तरीके से प्रभावित करते देखा है। खैर, इस बाघ को दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आई।
और एक छोटी सी दहाड़ के साथ वह उस बेचारे मछली बेचने वाले पर टूट पड़ा। अपने दांत उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में गाड़ दिए और रीढ़ की हड्डी को लगभग काट ही डाला। आदमी के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। जब वह जमीन पर गिरा, बाघ अब भी उस पर गुर्रा रहा था। दोनों महिलाओं ने वह छोटी सी दहाड़ सुनी और बाघ की आवाज पहचान कर उसी रास्ते से उतैमलाई की ओर भाग गई जिसे वे आई थी। इस बार शिकार को खाया नहीं गया। यह प्रयास तो बस गलत समय पर परेशान किए जाने पर नाराजगी जताने का एक इशारा था, लेकिन इसने उस बाघ को मनुष्य की स्पष्ट लाचारी का सबक सिखा दिया। कुछ सप्ताह बाद जंगल से अपना सामान लेकर लौट रहे एक लकड़हारे का रास्ते के मोड़ पर उसी बाघ से सामना हुआ। फिर वही छोटी सी दहाड़, उसके बाद जानलेवा छलांग और एक और आदमी बेवजह मरा पड़ा था। बाघ ने फिर भी कुछ नहीं खाया। 2 महीने बीत गए और महिलाओं का एक समूह घाटी में बहुतायत में उगने वाले जंगली इमली के पेड़ों के फल इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया था। उनमें से एक बाकी लोगों से थोड़ा अलग हो गई थी। वह टोकरी को अपने सिर पर उठाने के लिए झुकी ही थी कि ऊपर देखते ही उसकी नजरें घूरती आंखों से मिली। उस विशाल बिल्ली की चीख से पहले ही वह चीख फूट पड़ी। फिर तीसरी बार एक छोटी सी दहाड़ सुनाई दी और उसके क्रूर दांत उसके गले में धंस गए। इस बार उसकी गर्दन की नस कट गई और नमकीन खून बाघ के मुंह में बह गया। इस तरह मुंडाचिपलम के आदमखोर बाघ का जन्म हुआ। उस सत्री को झाड़ियों में घसीट कर ले जाया गया और वहां उसे खा लिया गया, सिवाय उसकी खोपड़ी, हथेलियों और पैरों के तलवों के। इसके बाद 3 और सुनियोजित हत्याएं हुई। एक सड़क के 7वें मील के पत्थर पर, दूसरी चिनार नदी के किनारे कावेरी नदी के संगम के पास और तीसरी उतैमलाई गांव से महज 1 मील दूर। तीनों ही मामलों में पीड़ितों को खाया गया या आंशिक रूप से खाया गया। इस आखिरी हत्या ने सबसे ज्यादा दहशत पैदा कर दी, जिसके चलते उतैमलाई गांव के लोग प्रतिनिधिमंडल बनाकर पेन्नाग्राम गए और अधिकारियों से गुहार लगाई कि वे उनके गांव को खतरे में डालने वाले इस खतरे से छुटकारा दिलाने के लिए कोई कदम उठाएं। उस समय एंडरसन जी का शिकारी रंगा भी वहीं था और उसने उनसे वादा किया कि वह एंडरसन जी को मदद के लिए मना लेगा। वादा करने के बाद वह बस से लगभग 100 मील की दूरी करके बेंगलोर पहुंचा और देर शाम को अपनी रिपोर्ट पेश की। अब इस समय रंगा के बारे में कुछ कहना उचित होगा। अजीब बात है कि एंडरसन जी उससे भी मुथूर में मिले थे, जहां कुछ साल पहले उनकी मुलाकात बायरा से हुई थी। रंगा बांस ढोने वाली गाड़ी का किराए का ड्राइवर था, जिसका इस्तेमाल जंगल से पेन्नाग्राम तक कटा हुआ बांस ढोने के लिए किया जाता था। हालांकि वह बहुत ही उद्यमी था और अपने खाली समय में बायरा की तरह ही शिकार करता था, जिसके लिए वह एक खास बंदूक किराए पर लेता था। हालांकि शारीरिक और व्यक्तिगत दोनों ही मामलों में वह बायरा से बहुत अलग था। बायरा के दुबले पतले शरीर की तुलना में वह लंबा और शक्तिशाली था और अपने सभी कामों में एक दृढ़ और स्पष्ट रूप से सकारात्मक चरित्र दिखाता था। उसने अपनी पहली पत्नी की हत्या के प्रयास के लिए 1 साल जेल में बिताया था, जिसे उसने ईर्ष्या के झगड़े में गर्दन में चाकू मार दिया था। जेल से लौटने के बाद उसने दोबारा शादी कर ली थी और जब एंडरसन जी उससे पहली बार मिले थे तब उसके 3 बच्चे थे। संतुष्ट न होकर बाद में उन्होंने एक और पत्नी से शादी की और अब उनके कुल 12 बच्चे थे। वे दादा भी थे। बायरा की तुलना में उनकी संगठनात्मक क्षमता कहीं बेहतर थी और जरूरत पड़ने पर वे काम करवा लेते थे। एंडरसन जी ने उन्हें एक जिद्दी आदिवासी को निर्देश न मानने पर बुरी तरह पीटते हुए देखा है। उनके चरित्र का एक आकर्षक पहलू भी है, जंगल में बाबुल की छाल और अन्य सामग्रियों से अवैध रूप से शराब का व्यापार। एंडरसन जी ने उनकी कुछ शराब चखी है और आपको बता सकते हैं कि यह उनके अनुभव में तरल आग के सबसे करीब है। अंत में वे बायरा से कहीं अधिक बेईमान है और चोरी करने के आदी है, खासकर 12 बोर कारतूसों की। वे बायरा से घृणा करते हैं, जिसे वे अर्ध जंगली मानते हैं। एंडरसन जी को लगता है कि वे चुपके से छोटी पुजारी के प्रति उनके स्नेह से ईर्ष्या करते हैं।
लेकिन रंगा एक बहादुर, दर्द और खतरे का सामना करने में भरोसेमंद व्यक्ति है, जो निश्चित रूप से किसी भी जंगली जानवर या भूत से नहीं डरता, जैसा कि अधिकांश अन्य देशी शिकारी करते हैं। दुर्भाग्यवश रंगा ऐसे समय आया जब एंडरसन जी बहुत व्यस्त थे और अगले 2 सप्ताह तक स्टेशन से बाहर नहीं जा सकते थे। इसलिए एंडरसन जी ने उसे कई पते लिखे लिफाफे देकर और हर दूसरे दिन पत्र लिखने का निर्देश देकर पेन्नाग्राम वापस भेज दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। रंगा के पहले बुलावे का जवाब देने में एंडरसन जी की असमर्थता शायद अप्रत्यक्ष रूप से 2 नई त्रासदियों के लिए जिम्मेदार थी, जो अंततः पेन्नाग्राम में अपनी कार में रंगा को लेने से पहले घटित हुई। एंडरसन जी मोटर बाइक से मुथुर होते हुए बायरा पहुंचे और उथैमलाई पहुंचे, जहां उनका तीसरा साथी सोवरी उनसे मिला। रंगा की तरह सोवरी भी काफी बहुमुखी प्रतिभा का धनी था और खुद शिकार के दौरान एक जंगली हाथों अपनी बंदूक से गोली मारकर हत्या करने के आरोप में 3 महीने जेल में बिता चुका था। हाथी अधेड़ मादा थी और उस जगह के पास आ गई थी जहां सोवरी छिपा हुआ था। इस डर से कि कहीं हाथी उसे कुचल न दे, सोवरी ने अपनी बंदूक हाथी के बाएं पैर के पीछे तान दी। गोली ने अपना काम बखूबी किया और हाथी वहीं गिर पड़ा। बदकिस्मती से वह रंगे हाथों पकड़ा गया। एंडरसन जी उस समय कोयम्बटूर में शिकार कर रहे थे और उन्होंने हाथी को देखा, उसकी तस्वीर खींची और संयोगवश इसी तरह उनकी मुलाकात सोवरी से हुई। एंडरसन जी को बेहद सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्हें इन तीनों व्यक्तियों की सेवाएं मिल सकी, जिनके पास जंगल का विशाल अनुभव और क्षमता थी। बायरा अपने विविध क्षेत्रों और क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध थे। कोयम्बटूर तट के किनारे बाघ के तत्काल ठिकाने का पता लगाने के प्रयास में उसने तुरंत पड़ोसी जंगल में छानबीन करने की पेशकश की। एंडरसन जी ने उसे ऐसा करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि यह आत्मघाती था। अंततः समझौता हुआ और तय किया गया कि उसके साथ सॉरी, एंडरसन जी की 12 बोर की बंदूक के साथ, और एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम आश्चर्यजनक रूप से लुकास था और जो सरकारी मत्स्य विभाग में वॉचर के रूप में कार्यरत था, भेजा जाएगा। रंगा को 3 चारे लाने और उन्हें संभावित स्थानों पर आजमाने का काम सौंपा गया। जानवरों को पकड़ने में हमेशा की तरह कठिनाई आई, लेकिन चतुर रंगा ने धमकियों और अन्य उपायों से जल्दी ही इस पर काबू पा लिया, जिनके बारे में एंडरसन जी को पता नहीं होना चाहिए था। तीनों चारे में से पहला चिनार नदी में उस स्थान से 1 मील ऊपर बांधा गया था जहां वह कावेरी में मिलती है, और दूसरा उससे लगभग 3 मील आगे जहां मुंडा चिपल्लम चिनार नदी से मिलता है। तीसरा उस कुएं से 100 गज की दूरी पर बांधा गया था जहां पहली त्रासदी हुई थी। एक दिन छोड़कर बायरा और उनके साथी कावेरी के एक किनारे के जंगलों की छानबीन करते थे, जबकि एंडरसन जी एक स्थानीय गाइड के साथ दूसरे किनारे की छानबीन करते थे। जैसा कि बताया गया, रंगा चारे को खिलाने पिलाने का काम करता था। इस तरह 4 दिन बीत गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कई जगहों पर बाघ के पंजे मिले, लेकिन वे ताजे नहीं थे और कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सका कि वे आदमखोर बाघ के थे या किसी अन्य जानवर के। ग्रामीणों को जंगलों में प्रवेश करने या पेन्नाग्राम जाने वाली सड़क का उपयोग करने से रोककर उस मानव हत्यारे को भुखमरी से बचने के लिए पशु हत्या करने पर मजबूर करना संभव नहीं था। वैसे भी इस सड़क पर काफी यातायात रहता था, क्योंकि ये नदी के दूसरी ओर बसे कई छोटे छोटे गांवों के लिए मुख्य मार्ग थी। कोयम्बटूर कावेरी पर इसके अलावा जंगल, विशेष रूप से जय, शिकार के लिए प्रचुर मात्रा में थे, जिसकी ओर बाघ आवश्यकता पड़ने पर हमेशा रुक कर सकता था। इस बीच एंडरसन जी ने हर संभव प्रयास किया कि उनकी उपस्थिति और उद्देश्य की खबर आसपास के सभी गांवों तक फैल जाए, ताकि उन्हें कम से कम सूचना के साथ किसी भी ताजा शिकार की खबर मिल सके। बायरा की कुशल सहायता से जानवर का पता लगाने की कुछ उम्मीद जगी, जहां वह छिपा हुआ था, या शायद उसकी मान तक भी। जानवरों को मारना तो संभव ही नहीं था, भले ही इस काम के लिए स्वयंसेवक मौजूद थे, जिनमें से कुछ ही थे, क्योंकि वे एक बहुत ही साहसी और चालाक जानवर से निपट रहे थे।
जो संभवतः अपने शिकारियों में से ही एक और शिकार को अपनी सूची में शामिल कर लेगा। पांचवें दिन सुबह तड़के एंडरसन जी को खबर मिली कि पिछली शाम को लगभग 4 मील दूर पानापत्ती के मवेशी बाड़े में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। वह अपने कुत्ते को बुलाने के लिए अपनी झोपड़ी से 100 गज बाहर गया था, जो लापता था, और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बायरा उस जगह का पता लगाने में सफल रहा जहां उस व्यक्ति पर हमला हुआ था। चिनार नदी के रेतीले तल पर बाघ के फैले हुए बड़े बड़े पंजे साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वह अपने शिकार को घसीटते हुए बीच में उगी सरकंडों के बीच से होते हुए ढलान वाले बांस के जंगल की सीमा तक ले गया था। यहां एंडरसन जी को लगभग पूरी तरह से खाए हुए शव के अवशेष मिले। वहां कोई पेड़ नहीं था सिवाय बांस के एक विशाल झुंड के, जो अवशेषों से लगभग 30 फीट दूर उगा हुआ था। इसके अंदर एंडरसन जी ने बायरा को निर्देश दिया कि वह उनके लिए एक उपयुक्त छिपने की जगह बनाए। इसके लिए उसे बांस के लगभग 8-9 मजबूत रेमों को हटाना था, उन्हें जमीन से लगभग 4 फीट ऊपर से और फिर जमीन के स्तर पर काटकर बीच के 4 फीट लंबे हिस्से को निकाल देना था। बांस के तनों के ऊपरी हिस्से झुंड के केंद्र में होने के कारण जमीन पर नहीं गिर रहे थे, क्योंकि उनके ऊपरी सिरे आसपास के तनों और अन्य झुंडों की पत्तियों से बुरी तरह उलझे हुए थे। अपना काम पूरा करने के बाद बायरा ने एंडरसन जी के लिए बांस के झुंड के बीचों बीच एक खोखली गुफा जैसी जगह बना ली थी। इसके बीच में बैठकर एंडरसन जी को पता था कि वे बाघ के हमले से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, चाहे वह पीछे से हमला करे या अगल बगल से, क्योंकि बीच में मौजूद कई बांसों के कारण वह उन तक नहीं पहुंच सकता था। वह उन तक केवल सामने से ही पहुंच सकता था, और एंडरसन जी को पूरा विश्वास था कि अगर वे रात भर जागते रहे तो वे इसका सामना कर सकते हैं। वफादार पुजारी उनके साथ बैठने की जिद पर अड़ा रहा, जब तक कि एंडरसन जी को उसे सख्ती से जाने का आदेश नहीं देना पड़ा। उन्हें वास्तव में उसकी संगति से खुशी होती, लेकिन बांस के झुंड के बीच बनाई गई जगह में केवल एक व्यक्ति के बैठने की जगह थी। इस जगह को बढ़ाने के लिए और बांस काटने का मतलब था कि वे झुंड के बाहरी किनारे तक पहुंच रहे थे और बिना सहारे के बांस के तने जमीन पर गिर जाएंगे, जिससे न केवल गिरने की आवाज से काफी शोर होगा, बल्कि आसपास मलबा भी फैल जाएगा, जो शायद बाघ को डराकर भगा दे। रात अंधेरी होगी, चांद नहीं होगा। इसलिए एंडरसन जी ने एहतियात के तौर पर अपनी अतिरिक्त शूटिंग लाइट को अपनी शॉटगन पर लगा लिया, जिसे वे अपने साथ छिपने की जगह पर ले गए थे। साथ ही विनचेस्टर राइफल भी, जिसमें रोशनी की व्यवस्था थी। बांस के घने जंगल में होने के कारण एंडरसन जी को पता था कि वे ओस और जंगल की ठंडी हवा से लगभग पूरी तरह सुरक्षित है, और सांपों से भी काफी हद तक सुरक्षित है, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा। एंडरसन जी दोपहर 1 बजे तक अपनी जगह पर पहुंच गए और अपने अनुयायियों को विदा कर दिया। बायरा अभी भी विरोध कर रहा था, और एंडरसन जी ने उसे निर्देश दिया कि अगली सुबह चिनार की गोद से उन्हें पुकारे, तभी वे उसके पास आएं। उसके जाने के बाद अगले 17 घंटे एंडरसन जी अपने हाल पर छोड़ दिए गए। आप समझ सकते हैं कि बांस के घने झुरमुट के बीच एंडरसन जी की स्थिति से उनका दृश्य चारों ओर से पूरी तरह सीमित था, सिवाय उनके ठीक सामने जंगल की संकरी गली के, जिसके अग्रभाग में मानव शव पड़ा था। हालांकि वे चाहते थे कि उनका दृश्य और विस्तृत हो, उन्हें पता था कि अंधेरा होने पर वे आभारी रहेंगे, क्योंकि दिन में जितना अधिक वे देख पाएंगे, अंधेरा होने के बाद वे उस आदमखोर के सामने और भी ज्यादा असुरक्षित हो जाते, जब भीड़ दूसरी तरफ मुड़ जाती और वह देख सकता, जबकि वे नहीं देख पाते। ऊपर लटकते बांसों के घने आवरण से ढके होने के कारण मानव अवशेषों को गिद्धों ने परेशान नहीं किया। हालांकि मक्खियों के झुंड ने उन्हें घेर लिया, और दुर्गंध जल्द ही असहनीय रूप से महसूस होने लगी। एंडरसन जी आपको जंगल की शाम और जंगल के दिन के अंत की आवाजों के वर्णन से बोझिल नहीं करेंगे, बस इतना उल्लेख करेंगे कि वे लगभग सभी उस अवसर पर मौजूद थी,
और उनके जंगल प्रेमी कानों को मधुरता प्रदान कर रही थी। अंधेरा छाने से पहले कुछ नहीं हुआ और अंधेरा तेजी से छा गया, यहां तक कि एंडरसन जी घोर अंधकार में डूब गए, जो उनके ऊपर खड़े ऊंचे ऊंचे बांस के तनों की अतिरिक्त छायाओं से और भी गहरा हो गया था। इतना अंधेरा था कि उनकी गोद में रखे उनके हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे, उन्हें ट्रिगर और टॉर्च का स्विच और वास्तव में सब कुछ महसूस करना पड़ रहा था। बस उनकी घड़ी का चमकता हुआ डायल दिखाई दे रहा था, जिसमें 7:45 बज रहे थे। सुबह होने में अभी 10 लंबे घंटे बाकी थे। एंडरसन जी जानते थे कि इस दौरान उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, अपनी साधारण मानवीय और शहरी कौशल का इस्तेमाल जंगल के राजा के कौशल के खिलाफ करना होगा, जिसमें वह माहिर था, जिसके पीछे दशकों से कुशल पूर्वज थे, यानी सुनने और समझने का कौशल। क्योंकि एंडरसन जी अपने सामने 1 इंच भी नहीं देख सकते थे, जबकि वह साफ साफ देख सकता था। न वे उसे सूंघ सकते थे और न ही वह उन्हें सूंघ सकता था। सफलता के लिए उन्हें पूरी तरह से उसकी धीमी आहट सुनने पर निर्भर रहना होगा, और एंडरसन जी अपने लंबे अनुभव से अच्छी तरह जानते थे कि एक सतर्कबाग कितनी खामोशी से आ सकता है। उन्हें खुद बिल्कुल चुप रहना होगा। इससे भी बुरा, उनकी जरा सी भी हरकत या आवाज उसकी तेज कानों को उनकी मौजूदगी का पता दे देगी। और एक बार जब उसे पता चल गया कि एंडरसन जी वहां हैं, तो केवल 2 ही बातें हो सकती थी। या तो उसका साहस जवाब दे देगा और वह शिकार छोड़ देगा, या वह अचानक खुले रास्ते से उन पर झपट्टा मारेगा। एंडरसन जी निश्चित रूप से उसकी दावत का अगला शिकार नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वे बिल्कुल चुपचाप बैठने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी गोद में वह लंबा तो था, पर सांप नहीं था। मच्छर उस झुंड के अंदर भी घुस आए और एंडरसन जी को बुरी तरह परेशान किया। एक बार कुछ ठंडी रेंगती हुई चीज उनके पैरों पर से गुजरी और निस्संदेह जहरीली थी। उस समय हिलना डुलना मतलब काटना था, और अगर वह जहरीला सांप होता तो शायद मौत भी हो जाती। बड़ी मुश्किल से एंडरसन जी ने अपने डर पर काबू पाया और सांप सरक कर दूर चला गया। वे बस उसकी सरसराहट महसूस कर सके जब वह बीच में लगे बांस के तनों के बीच से निकला और वह चला गया। थोड़ी देर बाद एंडरसन जी के गले में खुजली होने लगी और उन्हें खांसने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने इस इच्छा से ध्यान हटाने के लिए भेड़ें गिनी, जब तक कि यह इच्छा धीरे धीरे शांत नहीं हो गई। रात के 10:30 बजे एंडरसन जी ने अपने पीछे जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनी। हल्की सी सरसराहट, फिर सब शांत हो गया। मिनट धीरे धीरे बीतते गए। फिर वही आवाज आई, उनकी दाहिनी ओर, ठीक उसी जगह जहां वे बैठे थे। भारी सांसें साफ सुनाई दे रही थी। एक बहुत हल्की सी गुर्राहट, सन्नाटा, फिर एक और गुर्राहट, और फिर उनके सामने एक भारी कोमल शरीर तेजी से दौड़ा। क्या वह शिकार करने आया था या फिर घोर अंधेरे में उन्हें घूर रहा था? शायद उसी क्षण अपने शक्तिशाली पिछले पैरों को अपने लचीले पेट के नीचे खींचकर उन पर चपटने की तैयारी कर रहा था, और एंडरसन जी अपनी नाक का सिरा तक नहीं देख पा रहे थे। एंडरसन जी ने अपनी राइफल को पहले ही लोड कर लिया था और ट्रिगर पर उंगली रखकर धीरे धीरे उसका मुंह ऊपर उठा लिया था, ताकि सामने से आ रहे हमले का सामना कर सकें। घोर भय से उनके चेहरे से पसीना बह रहा था और घबराहट के मारे उनका पूरा शरीर कांप रहा था। एंडरसन जी ने टॉर्च का स्विच दबाया और तेज रोशनी एक विशाल लकड़बग्गे पर पड़ी, जो शिकार के ऊपर खड़ा था और यह जानकर गुर्रा रहा था कि वहां एक मरा हुआ आदमी पड़ा है। वह कुछ सेकंड तक रोशनी को घूरता रहा और फिर गायब हो गया। राहत की सांस लेते हुए और यह सोचकर कि कम से कम अभी के लिए वे फिर से सुरक्षित हैं, एंडरसन जी जोर से हंस सकते थे। खैर, उनकी स्थिति कुछ समय के लिए उजागर हो गई थी और वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि वह आदमी आसपास न हो, ताकि उसे इसका पता न चल जाए। उन्होंने जल्दी से इस गड़बड़ी का फायदा उठाते हुए अपने साथ लाए थर्मस से गर्म ताजा चाय का एक घूंट पिया और अपने जकड़े हुए अंगों को जल्दी से हिलाया, फिर अपनी बाकी की निगरानी के लिए तैयार हो गए। वे फिर से घोर अंधेरे में थे, लेकिन काफी तरोताजा और उस भयानक घबराहट से मुक्त थे।
जो कुछ मिनट पहले उन पर हावी होने की धमकी दे रही थी। 12 बजने में 10 मिनट पहले एंडरसन जी को दूर से एक बाघ के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज 5 से 10 मिनट के अंतराल पर फिर से सुनाई दी। आखिरी आवाज 12 बजने में 20 मिनट पर आई और वह जगह उनके अनुमान से लगभग 1/4 मील दूर थी। इस घने जंगल वाले इलाके में आवाज की सही दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन एंडरसन जी ने ईश्वर की कृपा और अपने भाग्य को धन्यवाद दिया कि बाघ ने चुपचाप आने के बजाय शोर मचाते हुए आने का फैसला किया, जैसा कि उन्हें डर था। 15 मिनट बीत गए और कोई हलचल नहीं हुई। इसी बीच आधी रात की जानी पहचानी जंगल की हवा चलने लगी, जिससे बांस के तने आपस में अजीब तरह से टकराकर चरमराने लगे। इससे एंडरसन जी के मन में एक नया और भयावह विचार आया। मान लीजिए कि उनके सिर के ऊपर सीधा खड़ा हुआ कई कटे हुए बांस के तनों में से एक अपनी जगह से हटकर अपने ही वजन से नीचे गिर जाए। उसका कटा हुआ सिरा उन्हें जमीन पर ऐसे चुभो देगा जैसे किसी संग्रहकर्ता के डिब्बे में कोई दुर्लभ कीड़ा। यह विचार बहुत ही अप्रिय था और एक पल के लिए इसने आदमखोर सांप और उसकी निकटता के विचार को भी ढक लिया। तभी एंडरसन जी को अपने सामने अंधेरे में पड़े शव की हड्डी के टूटने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे एंडरसन जी ने राइफल को कंधे तक उठाया, उसे स्थिर किया और उस रात दूसरी बार टॉर्च का स्विच दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंडरसन जी ने स्विच को बार बार दबाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। शायद बल्ब फ्यूज हो गया था या कोई कनेक्शन ढीला हो गया था। अब एंडरसन जी के पास दो विकल्प थे, या तो बाघ के खाकर चले जाने तक चुपचाप बैठे रहें, या अपनी राइफल को स्मूथ बोर राइफल से बदलकर निशाना लगाने की कोशिश करें। एंडरसन जी ने बंदूक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। बहुत धीरे से एंडरसन जी ने टॉर्च को नीचे किया। राइफल को जमीन पर रखकर एंडरसन जी ने चुपचाप अंधेरे में टटोलते हुए हथियार को कंधे के स्तर तक लाने की कोशिश की। बस यही उम्मीद थी कि वह 12 बोर की बंदूक होगी। उसे ढूंढकर एंडरसन जी ने उसे अपनी ओर खींचा और फिर शिकार शुरू किया। एंडरसन जी को लगा कि बाघ उनसे दूर देख रहा है या अपने भोजन में इतना मग्न है कि बांस के झुंड के बीच हो रही हलचल पर उसका ध्यान ही नहीं गया। तभी दुर्भाग्य आ पड़ा। बंदूक का मुंह हल्के से लेकिन स्पष्ट रूप से बांस के तने से टकराया और एक जोरदार आवाज हुई। खाने की आवाज अचानक बंद हो गई। उसके बाद एक गहरी और गड़गड़ाहट भरी दहाड़ सुनाई दी। जल्दी से एंडरसन जी ने बंदूक को सही जगह पर रखा और नई टॉर्च का स्विच दबाया। सौभाग्य से टॉर्च खराब नहीं हुई और रोशनी से एक विशाल धारीदार आकृति साफ दिखाई दी, जो लाश से उछलकर बगल वाले बांस के झुंड के पीछे चली गई। वहां से धरती को हिला देने वाली दहाड़ों की एक श्रृंखला ने सन्नाटे को चीर दिया, क्योंकि आदमखोर ने स्पष्ट रूप से यह दिखाया कि उसे परेशान किए जाने पर कितनी नाराजगी है, और उसने अपने आसपास एक इंसान को देख लिया है। टॉर्च को जलाए रखते हुए और उसके अचानक हमले पर पैनी नजर रखते हुए एंडरसन जी ने एक हाथ से अपनी जेब में हमेशा रखे रहने वाले अतिरिक्त बल्ब को टटोला, उसे निकाला और अपनी गोद में रख लिया। एक हाथ से काम करते हुए एंडरसन जी ने अपनी राइफल की टॉर्च का ढक्कन खोला, खराब बल्ब निकाला और नया बल्ब लगा दिया। सौभाग्य से टॉर्च आगे से नहीं बल्कि पीछे से फोक्स एडजस्ट करने वाली थी, और चूंकि राइफल की टॉर्च अब फिर से काम कर रही थी, उसे स्मूथ बोर पर बुझा दिया गया। हालांकि किसी भी आपात स्थिति के लिए बंदूक घुटनों पर तैयार रखी गई। बाघ अभी भी अपनी हरकतें दिखा रहा था, लेकिन अब वह पीछे आ गया था। सामने से हमले को छोड़कर काफी हद तक सुरक्षा थी। इससे बचने के लिए टॉर्च लगातार जलाए रखनी पड़ती, लेकिन चूंकि सुबह होने में अभी भी 5 घंटे से अधिक का समय था, इसलिए यह निश्चित था कि लगातार जलाने पर दोनों टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए टॉर्च बंद कर दी गई और सुनने की शक्ति पर भरोसा किया गया। जब चारों ओर सन्नाटा छा गया, काफी देर तक रोशनी की किरणें जलाई जाती रहीं, इस उम्मीद में कि बाघ रेंगता हुआ पास आ रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह दूर ही रहा। सुबह 2:30 बजे तक लगातार ऐसा करता रहा,
जब तक कि दूर से उसकी गुर्राहट सुनाई नहीं दी। निस्संदेह वह नाराज था, लेकिन अब तक उस नाराजगी का स्वागत किया जा रहा था। यकीन मानिए, पूरी रात बाघ के वापस आने के डर से चौकसी बरती गई, क्योंकि आदमखोर बाघों का व्यवहार अक्सर अप्रत्याशित होता है। लेकिन सुबह के सरद घंटे बिना किसी घटना के बीते चले गए। आखिरकार चांदी जैसे पंखों वाले जंगली मुर्गे की मधुर आवाज ने भोर और एक नए दिन के उजाले के लिए आभारी बना दिया, जिसे उन भयानक घंटों के दौरान कई बार देखने की कल्पना भी नहीं की गई थी। चिनार नदी के किनारे से आती हुई कुछ अनुयायियों की आहट जल्द ही थके हुए शरीर पर संगीत की तरह पड़ी और उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया गया, क्योंकि रास्ता साफ था। उनके आने पर रात भर की तंग जगह से लड़खड़ाते हुए बाहर निकला गया, थर्मस में बची हुई चाय खत्म करने और काफी समय से पेंडिंग पाइप पीने के लिए। साथ ही रात की घटनाओं को बताया गया। वे तीनों आदमी बहुत अच्छी तरह जानते थे, लेकिन हालांकि उन्होंने खुलकर ऐसा नहीं कहा, यह स्पष्ट था कि वे जीवित देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि हताश आदमखोर की दहाड़ें और प्रदर्शन उन्हें स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहे थे, जहां उन्होंने पनापत्ती के कांपते चरवाहों के साथ रात बिताई थी। बायरा ने अब कहा कि वह चिनार नदी के किनारे किनारे मुथुर तक, जो मात्र 4 मील दूर था, जल्दी से पैदल जाना चाहेंगे और अपने शिकारी कुत्ते को लाना चाहेंगे, जिसे वह बाघ के पद चिन्हों का पीछा करने में काफी मददगार मानते थे। ये कुत्ता भूरे रंग का था और गांव का एक साधारण सा सफेद कुत्ता था, जिसका नाम कुशकारिया था। ये अजीब नाम कैसे पड़ा, ये कभी समझ नहीं पाया गया था। जानवर को पुकारते समय बायरा सामान्य स्वर में शब्द बोलते थे, लेकिन तीसरे अक्षर पर जोर देते हुए एक अजीब सी ऊंची आवाज निकालते थे, जो रात के बगुले की आवाज जैसी लगती थी। उसकी नकल कभी नहीं की जा सकी और पहले 2 अक्षरों से ही संतुष्ट रहा गया। पहले केवल खुश खुश के साथ ही रहा गया था, जिसकी बात कुत्ता बिना किसी झिझक के मानता था। सुबह रंगा के साथ कोराय ममलाई में उठकर गर्मा गर्म नाश्ता किया गया और स्नान किया गया, ये कहते हुए कि वह कम से कम सॉरी को अपने साथ ले जाए। बहुत देर से सो पाया गया। दोपहर 2 बजे बायरा सॉरी और बहुमूल्य खुशकुशकारिया की वापसी पर वापस लौटा गया, जिसने खुशी से अपनी पूंछ हिलाकर पहचाना और अपनी ठंडी थूथन कंधे से सटा दी। जल्दी जल्दी दोपहर का भोजन और ढेर सारी गर्म चाय पीने के बाद उस जगह की ओर चला गया जहां रात भर रोमांच का अनुभव किया गया था। साथ मृतक के रिश्तेदार भी थे, जो उसके अवशेषों को ले जाना चाहते थे, लेकिन असुरक्षित रूप से उस स्थान पर जाने से बहुत डरते थे। जैसा कि कल्पना की जा सकती है, शव से तब तक बहुत दुर्गंध आ रही थी, इसलिए उन्होंने उसे केवल चिनार नदी तक ले जाने और किनारे पर दफनाने का फैसला किया। उनके जाने के बाद बेचारे कुश ने बाघ के ठंडे पद चिन्हों का पीछा करने की बहादुरी भरी कोशिश की, लेकिन वह 100 गज भी आगे नहीं बढ़ पाया। शायद वातावरण में फैली दुर्गंध और शांत शाम की हवा में घुली गंध ने कठोर जमीन पर बाघ के पद चिन्हों की हल्की सी भी गंध को दबा दिया था। सूर्यास्त से ठीक पहले शिविर में लौट आया गया, बहुत निराश होकर। अगले दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके अगले दिन सुबह रंगा लगभग मौत के मुंह से बच निकला। जैसा कि पहले ही बताया गया है, बायरा, सॉरी और एंडरसन जी हर दिन बाघ को खोजने की उम्मीद में जंगल में विपरीत दिशाओं में छानबीन करते थे, जबकि रंगा काम 3 शिकारों को खाना पानी देना था, जिनमें से किसी को भी उस समय तक मारा नहीं गया था। वह उस सुबह जल्दी निकल गया था। उसके साथ एक और ग्रामीण भी था और वह मुंडा चिपलम के कुएं पर रखे शिकार को देखने गया था, जो उम्मीद के मुताबिक अछूता पाया गया। अपने साथी द्वारा लाए गए कुछ भूसे को डालने के बाद रंगा ने जानवर को पानी पिलाया और फिर दोनों मुंडा चिपलम की ओर नीचे की ओर बढ़े, ताकि चिनार नदी के संगम पर बंधे दूसरे शिकार को देख सकें। ग्रामीण आगे आगे चल रहा था और रंगा सबसे पीछे था। वे सड़क से लगभग 1 मील दूर ही आए थे कि तभी सूखी नदी के बीचों बीच उनसे 50 गज की दूरी पर बाघ खड़ा दिखाई दिया। ग्रामीण ने भूसे का गट्ठा नीचे गिरा दिया
और सामने मौजूद इकलौते पेड़ पर चढ़ गया। कुछ ही सेकंड में वह थोड़ी ऊंचाई तक पहुंच पाया और इस दौरान उसने रंगा का रास्ता रोक दिया। कुछ ही सेकंड में आदमखोर बाघ पेड़ के आधार तक पहुंच गया, अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और अपने अगले पंजे से एक झटके में रंगा की कमर पर बंधी धोती को खींच लिया, जिसका सिरा चढ़ते समय नीचे लटक रहा था। बाघ थोड़ी देर के लिए रुका और धोती को खींचने लगा, जबकि रंगा बिना धोती के पूरी ताकत से चढ़ता रहा और अपने साथी को लगभग पेड़ से गिराते हुए ऊंची डालियों और सुरक्षा तक पहुंचने की कोशिश में जुट गया। निराश बाघ नीचे ही खड़ा रहा, ऊपर की ओर देखता रहा और भयानक गुर्राता रहा, जबकि रंगा और उसका साथी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाते रहे, मानो दुनिया को बता रहे हों कि उन्हें मारा जा रहा है और खाया जा रहा है। सौभाग्यवश सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में यात्रा कर रहे लोगों का एक समूह पेन्नाग्राम से आ रहा था और उस समय वे कुएं के पास ही थे। उन्होंने आवाजें सुनी और संदेश को पहचान लिया। तुरंत ही पूरा समूह, जिसमें सभी उम्र के पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, शेष 4 मील की दूरी तय करके उटामलाई में एंडरसन जी के पास यह खबर लेकर पहुंच गया। एंडरसन जी को पता नहीं था कि हमला रंगा पर हुआ है और बायरा और सॉरी अभी तक नहीं लौटे थे। इसलिए एंडरसन जी अकेले ही दौड़ते हुए कुएं तक पहुंचे और रिकॉर्ड समय में वहां पहुंच गए। यहां से चीखने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तब तक बाघ पेड़ की तलहटी छोड़कर जंगल में गायब हो चुका था, लेकिन दोनों आदमी नीचे उतरने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बाघ कहीं छिपा न हो और उन पर हमला न कर दे। आदमखोर बाघ को अचानक पकड़ने की उम्मीद में एंडरसन जी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और सावधानी बरतते हुए तेजी से आगे बढ़े। जब एंडरसन जी पेड़ के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर केवल रंगा और उसका साथी ही हैरान हुए। जब तक एंडरसन जी ने उन्हें सारी बात नहीं समझाई, तब तक वे हैरान थे। फिर उनका पीछा करने की कोशिश की गई। हमने बाघ को देखा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला, इसलिए हम वापस मुड़ गए और बचे हुए जानवरों को देखने के लिए चले गए। दोपहर हो चुकी थी जब हम अपने आदमियों के साथ उतैमलाई लौटे और हमने दोनों जानवरों को सुरक्षित पाया। हमें यह जानकर निराशा हुई कि जिस धूर्त बाघ का हम पीछा कर रहे थे, वह हमारे किसी भी शिकार को नहीं मारने वाला था और एंडरसन जी के अनुभव के आधार पर उसके दोबारा शिकार पर लौटने की भी कोई संभावना नहीं थी। यह कहना कि एंडरसन जी बेहद निराश और हताश थे बहुत ही कम होगा। मुंडा चिपलम का धूर्त आदमखोर बाघ उन बाघों में से एक लग रहा था जो लंबे समय तक यहीं टिके रहेंगे। अगर वह अपनी मर्जी से नहीं गया तो कहीं और अपना आतंक फैलाना जारी रखेगा। और फिर 2 दिन बाद सुबह लगभग 7 बजे वह घटना घटी जिससे यह कहानी समाप्त होती है, जैसा कि एंडरसन जी ने उल्लेख किया है। संयोगवश यह घटना उन घटनाओं से काफी मिलती जुलती थी जिनसे कहानी शुरू हुई थी। एक बार फिर सुरक्षा के लिहाज से 10 लोगों का एक समूह पेन्नाग्राम के लिए मछलियों से भरी अपनी टोकरियां मुंडा चिपलम के पास स्थित कुएं पर पानी भरने और थोड़ी देर आराम करने के लिए जमीन पर रख दी थी। समूह में महिलाएं होने के कारण एक आदमी शौच करने के लिए पास के पेड़ के पीछे चला गया। तभी एक हल्की सी आवाज आई। काले धारियों वाला एक लंबा सुनहरा शरीर मानो कहीं से प्रकट हुआ और वह आदमी गायब हो गया। सौभाग्य से बायरा, रंगा, सॉरी और एंडरसन जी अपने अपने भोजन के लिए निकले थे और वे उस समूह से मुश्किल से 1 मील पीछे थे। जल्द ही वे उन 9 लोगों से मिले जो उस व्यक्ति के बारे में दुखद खबर लेकर लौट रहे थे जो नहीं लौटा था। वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े और कुएं तक पहुंचे, जहां एंडरसन जी ने रंगा और सॉरी से फुसफुसाकर कहा कि वे पास के पेड़ों पर चढ़ जाएं और उनकी अगली जरूरत का इंतजार करें। बायरा और एंडरसन जी रेंगते हुए आगे बढ़े और उस पेड़ के पीछे जिसे उस दुर्भाग्यशाली आदमी ने शौच के लिए चुना था, उन्होंने उसके निशान का पता लगाया। खून बाघ के जबड़ों में बह गया था। बायरा उसका पीछा कर रहा था और राइफल कंधे पर रखे हर झाड़ी को स्कैन करते हुए वे केवल एक छोटी सी दूरी तक ही पहुंच पाए थे।
कुछ 100 गज की दूरी तय करने के बाद ही उन्हें भोजन कर रहे बाघ के मुंह में हड्डी के चटकने की तेज आवाज सुनाई दी। यह आवाज उनके आगे बाईं ओर से आ रही थी। एंडरसन जी ने अपना कांपता हुआ हाथ बायरा पर रखा और उसे वहीं रुकने का इशारा किया, जबकि एंडरसन जी सावधानी से आगे बढ़े, ये जानते हुए कि ऐसी परिस्थितियों में साथी की देखभाल करना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी बन जाती है। जंगल एकदम शांत और स्थिर था और कुतरने और चबाने की आवाज अब और भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। बहुत सावधानी से और चुपचाप झुकी हुई निगाहों से हर कदम को देखते हुए एंडरसन जी धीरे धीरे पास जा रहे थे। कहीं कोई पत्ता न हिल जाए, कोई टहनी न टूट जाए या कोई ढीला पत्थर न गिर जाए। इस डर से उन्हें 15 गज आगे बढ़ने में काफी समय लग गया। वहां से उन्हें लगा कि वे हत्यारे को जमीन पर दुबका हुआ देख सकते हैं। कुछ कदम और पास आते ही वह अचानक उठा और उनके सामने आ गया। कंधे से कटा हुआ एक टपता हुआ मानव हाथ उसके मुंह पर था। उसकी दुष्ट आंखें उन्हें खाली आश्चर्य से घूर रही थी। फिर एक गुर्राहट उस विशाल चेहरे पर फैलने लगी, जो उसके शरीर पर पड़े भयानक अवशेषों के कारण और भी भयावह लग रहा था। नर्म नोक वाली विंचेस्टर बुलेट के पीछे 300 ग्रेन कॉर्डाइट ने गोली को 35 टन प्रति वर्ग इंच से अधिक की ताकत से आदमखोर की विशाल गर्दन के ठीक नीचे घुसा दिया और उसके मुंह से इंसानी हाथ धड़ाम से घास में गिर गया। जानवर घुरघुराहट के साथ आगे की ओर लड़खड़ाया। पुरानी भरोसेमंद राइफल के अंडरलीवर को तेजी से घुमाते हुए दूसरी गोली उसके क्रूर दिल में जा लगी। उसी पल उसका दिल धड़कना बंद हो गया और मुंडा चिपल्लम का वह आदमखोर बाघ लगभग उसी जगह पर अपनी मौत की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ा, जहां से उसने कुछ महीने पहले अपने क्रूर जीवन की शुरुआत की थी। एक विशाल नर, वह बेदाग था। निसंदेह स्वभाव से एक क्रूर बाघ, वह स्पष्ट रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग से वह आदमखोर बन गया था। ऐसे ही मामूली हालातों पर अक्सर भाग्य की डोर टिकी होती है। एंडरसन जी की भलाई को लेकर चिंतित उनकी पत्नी ने उसी दोपहर बेंगलुरु से अपनी कार में आकर उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें कभी याद आता है कि उनका एक घर और परिवार भी है, और क्या अब समय नहीं आ गया है कि वे उसमें लौटने के बारे में सोचें। उन्होंने बायरा को पेन्ना ग्राम के रास्ते मुथुर के पास स्थित उसके गड्ढे में वापस पहुंचाया, जहां वे ठीक समय पर उसके 5वें बच्चे के आगमन के शुभ अवसर पर उपस्थित हुए। और आगमन इस प्रकार हुआ। एक उथला गड्ढा, झूले के आकार का और लगभग उसी आयाम का। चिनार नदी की रेत में एक गड्ढा खोदा गया था, जिसे हाल ही में डंठलों से तोड़ी गई कोमल हरी पत्तियों से भर दिया गया था। इसी झूले में मां प्रसव पीड़ा सह रही थी। न कोई दवा, न कोई मरहम, न गर्म पानी, न ही रुई का इस्तेमाल। प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पति ने ऊन का सहारा लिया। केवल कोमल हरी पत्तियां और एक नुकीला चकमक पत्थर जिसे गर्भनाल को काटा गया, और खून बहने वाले नाल के ठूंठ को साधारण लकड़ी की आग की राख से बुझाया गया। जम देने के कुछ घंटों बाद मां अपने बच्चे के साथ उठी और अन्नाय बिद्दाहल्ला के किनारे बने उस गड्ढे में चली गई जहां वे रहते थे। पति ने चूल्हे जैसे गड्ढे को पत्तियों, गर्भनाल और सब कुछ के साथ चिनार नदी की डीली रेत से भर दिया। जंगल के बायरा लोग इसी सरल और मजबूत तरीके से जम लेते हैं। वे इसी प्रकार जीते हैं और इसी प्रकार मरते हैं। प्रकृति और जंगल के सच्चे बच्चे। वे अनंत काल तक अस्तित्व में रहें, सभ्यता के बंधनों से मुक्त और बेदाग, पहाड़ों, दलदलों और वन घाटियों में अपनी इच्छा अनुसार प्रसन्न और स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहें, जब तक कि मृत्यु उन्हें अपने पास न बुला ले और वे सादगी से उस धरती माता में विलीन न हो जाएं, जिसे वे इतनी सादगी से उत्पन्न हुए हैं। उस दिन सुबह एंडरसन जी ने एक मोर का शिकार किया था और उन्होंने उसे जंगल के पारंपरिक तरीके से तैयार करके रात के खाने में खाया। सारे पंख, आंतें, सिर और गर्दन निकाल दिए जाते हैं। चाकू से पक्षी के मांस में चीरे लगाए जाते हैं, जिनमें स्वादानुसार नमक, मसाले, लौंग और करी पाउडर डाला जाता है। फिर पूरे पर नदी के किनारे से लाई गई ताजी,
साफ मिट्टी की 1 इंच से ज्यादा मोटी परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वह अंत में गीली मिट्टी के गोले जैसा दिखता है। अंगारों की आग जलाई जाती है, गोले को उस पर रखा जाता है और चारों ओर और ऊपर से और भी अंगारे डाल दिए जाते हैं। लकड़ी डालकर आग को लगातार जलता रखा जाता है, लेकिन उद्देश्य धधकती आग के बजाय सुलगते अंगारे रखना होता है। कुछ समय बाद मिट्टी में दरारें पड़ने लगती है और अंत में वह टुकड़ों में टूटकर गिर जाती है। तब पक्षी को जलने से पहले हटा देना चाहिए। मिट्टी में भूनने की कला में थोड़ा अभ्यास करने से रात के खाने के लिए एक शानदार भुना हुआ मोर या जंगली मुर्गा तैयार किया जा सकता है, जो कई गृहिणियों को शर्मिंदा कर सकता है। और दोस्तों, यहीं पर मुंडा चिपलम के उस भयानक आदमखोर बाघ की कहानी समाप्त होती है। एक ऐसा शिकारी जो परिस्थितियों का शिकार बनकर इंसानों का दुश्मन बन गया और अंततः एंडरसन जी के साहस, धैर्य और अनुभव के सामने हार गया। अगर आपको जंगल की ये सच्ची, रहस्यमय और रोमांच से भरी कहानियां पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जंगल की अगली खौफनाक और रोमांचक दास्तान के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और सभी को शुभ रात्रि।